नमस्कार साथियों। स्केल अप गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप में आपका स्वागत है। तो हम लोग इस लेक्चर में, इस वीडियो में वी विल बी डूइंग द डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ 12th जनवरी 2026। तो हम काफ़ी जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं 12 जनवरी 2026 के, उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे विद द डिस्कशन ऑन परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर। तो परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर, इट्स अ सुपर कंप्यूटर, इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। सो इट इज बेसिकली अ इंडिजिनस हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर। तो ये जो सुपर कंप्यूटर है, इंडिजिनस का मतलब ये भारत में ही बनाया गया है। हम काफी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, किसने बनाया, अभी ये कहाँ पे मौजूद है, वेयर इट इज लोकेटेड, किसने बनाया, है ना, वो सब अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट Rudra supercomputer is a supercomputer which is developed inside India. It's a indigenous, it's a high performance supercomputer. Basically, it has the computing capacity of 3 petaflops. So 3 petaflops की computing capacity है within Param Rudra supercomputer. It can perform 3 quadrillion calculations per second, which is very huge, and it supports advanced साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च। तो ये जो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है, ये एक इंडिजिनस हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर है। अगर मैं इसके परफॉर्मेंस की बात करूं तो इट हैज अ कंप्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ 3 पेटाफ्लॉप्स। इट कैन परफॉर्म 3 क्वाड्रिलियन कैलकुलेशंस पर सेकेंड, एंड इट सपोर्ट्स एडवांस्ड साइंटिफिक एंड रिसर्च, इट सपोर्ट्स एडवांस साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च। अब ये कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे ये प्रेजेंट है? सो इट इज इंस्टॉल्ड एट आईआईटी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। तो आईआईटी का तो फुल फॉर्म आपको पता ही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं लिख देता हूँ, बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे। तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर इज लोकेटेड एट आईआईटी बॉम्बे। इट वाज डेवलप्ड अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को बनाया गया अंडर द नेशनल नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, एनएसएम। एंड व्हाट इज नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन? द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट, develop indigenous supercomputing capability, strengthen India's high performance computing space ecosystem। तो ये जो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है, इट वाज डेवलप्ड अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। एंड जो भारत का जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप इंडिजिनस सुपर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मोदी जी का एक ही मेन गोल है, लाइक वन ऑफ हिज वेरी इंपॉर्टेंट गोल इज आत्मनिर्भरता, जहाँ पे भारत किसी पे भी निर्भर नहीं होना चाहता है। एंड सुपर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी में भी इंडिया वांट्स कि वो खुद डेवलप करे। एंड उस ऑब्जेक्टिव के तहत परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को बनाया गया टू स्ट्रेंथन इंडियाज हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इकोसिस्टम। क्योंकि जब इतना पावरफुल कंप्यूटर भारत में आ गया, जिसकी कंप्यूटिंग कैपेसिटी 3 पेटा फ्लॉप्स की है, जो 3 क्वाड्रिलियन कैलकुलेशंस पर सेकेंड कर सकता है, जो आईआईटी बॉम्बे में स्थित है, तो डेफिनेटली रिसर्च, एडवांस साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च में एक काफी ज्यादा ये सपोर्ट करेगा एंड भारत को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। अब इसको बनाया किसने? तो ये जो सुपर कंप्यूटर है, इट इज बेसिकली अ जॉइंट इनिशिएटिव। सो इट्स अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। So it's a joint initiative of Ministry of Information Technology and
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. It was implemented by CDAC. And what is CDAC? It is Center for Development of Advanced Computing. तो Center for Development of Advanced Computing, that's a CDAC. तो CDAC ने इसको implement किया. एंड IISc बेंगलुरु. तो सीडैक एंड IISc बेंगलुरु ने मिलकर इसको इम्प्लीमेंट किया. तो ये भारत के लिए एक बहुत गर्व की बात है. तो अब ये न्यूज में कैसे आया? तो न्यूज में इसीलिए आया क्योंकि हाल ही में इसका इनॉग्रेशन किया गया IIT बॉम्बे में, जिसकी वजह से ये न्यूज में आया. तो मतलब इसको एक तरीके से इनॉग्रेट कर दिया, इसको लॉन्च कर दिया. तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो भारत में बना है under the National Supercomputing Mission, which is a joint initiative of Ministry of Information Technology and Department of Science and Technology, जिसको कि CDAC एंड IISc बैंगलोर ने मिलके बनाया है साथ में. वो भारत के लिए इतनी गर्व की बात है कि इसको सक्सेसफुली इनॉग्रेट कर दिया गया है. नाउ इट इज ओपन एंड definitely it will like support high performance computing ecosystem. It will power it and it will support advanced scientific and engineering research. तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर. अब हम अगली खबर डिस्कस करेंगे. तो हाल ही में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स UNWESP 2026 की रिपोर्ट सामने आई है. तो ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है 2026 की रिपोर्ट. तो जैसा नाम बता रहा है, ये जो रिपोर्ट है ये यूनाइटेड नेशंस ने पब्लिश करी है, यूनाइटेड नेशंस ने बनाई है ये रिपोर्ट. एंड ये रिपोर्ट किस चीज पे आधारित है? वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स. तो करंट सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात करती है ये रिपोर्ट. तो इस रिपोर्ट का ये कहना है, द ग्लोबल इकोनॉमी continues to show resilience but faces major risks from. तो बेसिकली जो ग्लोबल इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो अभी भी लाइक वो, अगर आप ग्रोथ रेट जो अभी हम डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रही है. मतलब रिजिलियंस, इट मीन्स रिलेटिवली इट इज स्टेबल बट इट इज फेसिंग सम मेजर रिस्क इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड टेंशंस. जैसे आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितना सारा टैरिफ बढ़ा दिया, ना केवल भारत के लिए, अदर कंट्रीज के लिए भी. तो उसको ट्रेड वार का भी नाम दिया गया. तो जब ट्रेड वार होगा तो डेफिनेटली ट्रेड टेंशंस तो देखने को मिलेगा. तो ट्रेड टेंशंस के काफी सारे रीजन है. एक तो टैरिफ हो गया, US टैरिफ्स, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, इसराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट हो गया. So all these are basically leading to trade tensions. एंड देखो बात ऐसी है कि जब ट्रेड स्मूथ नहीं होगा, जब ट्रेड वार होगा तो ग्लोबल इकोनॉमी पे तो फर्क पड़ेगा ही ना. बिकॉज देखो, इट्स ऑल अबाउट GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन. तो जब कंट्री बनाएगी, उसको एक्सपोर्ट करेगी, तब जाके उसको रेवेन्यू मिलेगा टू टू जनरेट मोर एंड मोर, टू डू नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शंस. तो ट्रेड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एनी कंट्री. तो ग्लोबल लेवल पे ट्रेड टेंशन हमको देखने को मिल रहा है विच इज अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी पे एक बुरा असर डाल रहा है. वी कैन ऑल्सो सी फिजिकल प्रेशर्स. तो फिजिकल प्रेशर्स की अगर हम बात करें तो हाई पब्लिक डेप्थ. अब ये हाई पब्लिक डेप्थ का क्या मतलब है? देखो, हमको देखने को मिल रहा है कि हाल ही लाइक इन द रिसेंट ईयर्स, we have been seeing that the conditions across the globe is not that stable, it's not that peaceful. especially अगर आप रशिया यूक्रेन की वार की बात कर रहे हो तो कितनी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है. रशिया में भी नुकसान हुआ है, यूक्रेन में भी नुकसान हुआ है. लोगों के घर गृहस्थी उजड़ गई. मिलियंस ऑफ पीपल गॉट अफेक्टेड. एक नहीं, मतलब लाखों में नहीं, मिलियंस, मतलब दसियों लाख, इवन करोड्स ऑल्सो यू कैन से दैट, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल गॉट अफेक्टेड. तो भाई अब उनकी जब रोजी रोटी सब उजड़ गई तो उनको सपोर्ट भी तो करना पड़ा.
तो उनको लोन्स वगैरह दिए गए, अलग अलग प्रकार के वेलफेयर उनको दिए गए, तो जिसकी वजह से हाई पब्लिक डेप्थ। एंड साथ में गाजा का भी अगर आप देखते हो, इसराइल गाजा का कॉन्फ्लिक्ट, तो वहां पे भी काफी बड़े लेवल पे ह्यूमैनिटेरियन वर्क देखने को मिला लोगों को। एक तरीके से मॉनेटरी रिलीफ भी पहुंचाई गई इन द फॉर्म ऑफ लोन्स लोन्स। तो हाई पब्लिक डेप्थ, अब ये हाई पब्लिक डेप्थ की वजह से क्या होता है, इट लिमिट्स गवर्नमेंट पॉलिसी स्पेस। क्योंकि देखो बात ऐसी है कि अब वर्ल्ड बैंक की भी अगर आप बात कर रहे हो, या जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, या जो भी इंटरनेशनल लेवल के ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, या रीजनल बैंक्स भी हो गए, उनके पास लिमिटेड फंड है। उनके पास ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड फंड है। तो अब अगर उनका फंड पब्लिक वेलफेयर में जा रहा है, लाइक, तो डेफिनेटली वो फिर जो गवर्नमेंट को जो फंड चाहिए, देर इज अ शॉर्टेज इन दैट। क्योंकि देखो बात ऐसी है कि सरकार, ना केवल भारत की सरकार, अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट, दे टेक लोन्स फ्रॉम रीजनल बैंक्स और फ्रॉम इंटरनेशनल बैंक्स। एंड फिर because of this high public debt, it is limiting government policy space। अब गवर्नमेंट्स को इजीली लोन नहीं मिल रहा है। सो दिस इज द फिजिकल प्रेशर वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड जिससे होगा क्या, देखो अगर सरकार को फंड्स नहीं मिलेंगे, तो फिर ग्लोबल इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा ना। क्योंकि देखो जब सरकार पब्लिक वेलफेयर कुछ अच्छी अच्छी पॉलिसीज लाएगी, तो जिससे कि लोगों का भला होगा, सोशल वेलफेयर होगा। जब सोशल वेलफेयर होगा तो लोग मन लगा के काम करेंगे, तो जीडीपी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करेगी। तो ग्लोबल इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस फिस्कल प्रेशर्स। अगला जो रिस्क है, दैट इज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से बेसिकली इट डिसरप्ट सप्लाई चेन। अभी आपने देखा होगा कि मिडल ईस्ट में इतनी बारिश, लाइक दुबई में हमने देखा कितनी बारिश हुई। यूनाइटेड स्टेट्स में आपने देखा कि स्नो स्टॉर्म्स। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है। क्लाइमेट चेंज इज डिसरप्टिंग द सप्लाई चेन, इट इज ऑल्सो रेजिंग कॉस्ट्स, एंड हेंस इट इज अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी। एंड अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच इज अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, दैट इज जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अब जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो अभी आपने हाल ही में देखा, डोनाल्ड ट्रंप ने मडुरो, वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है, ही टुक ओवर हिम। तो बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हमको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से भी ग्लोबल इकोनॉमी पे खतरा है। अब अगर हम कुछ नंबर्स की बात करें, ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक, तो अगर हम प्रोस्पेक्ट्स की बात करें, ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक की बात करें, तो 2026 में जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है, इट इज प्रोजेक्टेड एट अ रेट ऑफ 2.7%। 2025 में ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वाज 2.8%। एंड अगर हम प्री पैंडमिक की बात करें, पैंडमिक से पहले, इट वाज 3.2%। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट। तो आप देख पा रहे हैं कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट है, वो डिटोरिएट करता जा रहा है। वो कोविड से पहले द आउटपुट वाज 3.2%, लाइक ऑन एन एवरेज सालाना जो आउटपुट था वो 3.2%। अब 2025 में 2.8% है, 2026 में थोड़ा सा स्लाइटली एक हमको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, 2.7%, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, हम इस रिपोर्ट को ही डिस्कस कर रहे हैं। मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, ट्रेड टेंशन, फिजिकल प्रेशर, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ये सारे पॉइंट्स इस रिपोर्ट में ही मेंशन्ड हैं। एंड इस रिपोर्ट के हिसाब से 2027 में ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट होगा, दैट विल बी 2.9%। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट, दैट इज DRDO सक्सेसफुली conducts long duration ground test of
फुल स्केल एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट इंजन। तो इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले तो डीआरडीओ, आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे हमको पता ही है, भारत में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसका क्या काम है? उसका यही काम है कि डिफेंस सेक्टर में नए नए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करना, रिसर्च करना एंड कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को डेवलप करना। तो डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्ट्स लॉन्ग ड्यूरेशन ग्राउंड टेस्ट ऑफ फुल स्केल एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट इंजन। अब हम स्क्रैमजेट इंजन क्या है इसको समझते हैं। सो इट इज बेसिकली अ सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट। ये बेसिकली एक, इट्स एन एयर ब्रीदिंग propulsion system that enables sustained combustion at hypersonic speeds। तो बेसिकली स्क्रैमजेट इंजन क्या है? ये एक सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट है। तो सुपरसोनिक का मतलब बहुत हाई स्पीड, लाइक मैक 5 एंड अबव। तो देखो बात ऐसी है कि जब इतनी हाई स्पीड में सस्टेन्ड कंबशन को एनेबल करता है स्क्रैमजेट इंजन। सो इट्स एन एयर ब्रीदिंग propulsion system that enables sustained combustion at hypersonic speeds। तो स्क्रैमजेट इंजन का आपको मतलब समझ में आया? ये एक स्पेशल प्रकार की इंजन होती है, कंबशन इंजन है ये। इसका मेन काम क्या है? हाइपरसोनिक स्पीड में सस्टेन्ड कंबशन को कैरी आउट कराना। एंड इसका जो मैकेनिज्म है वो है एयर ब्रीदिंग propulsion propulsion सिस्टम। तो दैट्स द स्क्रैमजेट इंजन। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्टिवली कूल्ड। तो ये एक्टिवली कूल्ड क्या है इसको भी समझते हैं। सो एक्टिवली कूल्ड engines are designed to manage extremely high temperatures during hypersonic flight through advanced cooling mechanisms। तो अगर हम एक्टिवली कूल्ड engines की बात करें, तो एक्टिवली कूल्ड engines are designed to manage extremely high temperatures ड्यूरिंग हाइपरसोनिक फ्लाइट। क्योंकि जब भी देखो हाइपरसोनिक स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो इट विल बी अंडर वेरी हाई टेम्परेचर। एंड टू मैनेज दोज एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, एक्टिवली कूल्ड मतलब कूलिंग फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, मतलब उसको कंटिन्यूअसली कूल करते रहना। सो थ्रू एडवांस्ड कूलिंग मैकेनिज्म्स इट इज बिन एक्टिवली कूल्ड। तो स्क्रैमजेट इंजन जो है, जो डीआरडीओ ने टेस्ट किया है, इट इज एन एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट इंजन। तो अब आपको ये पूरा टर्म समझ में आया, एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट इंजन। तो एक कंबशन इंजन जो कि हाइपरसोनिक स्पीड में सस्टेन्ड कंबशन को कैरी आउट कराती है, लाइक। तो स्क्रैमजेट इंजन की खासियत क्या है? स्क्रैमजेट इंजन की खासियत ये है कि हाइपरसोनिक स्पीड में इट एनेबल्स सस्टेन्ड कंबशन। इसका जो मैकेनिज्म है वो है एयर ब्रीदिंग propulsion सिस्टम। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट खासियत है एक्टिवली कूल्ड। तो थ्रू एडवांस कूलिंग मैकेनिज्म्स दिस स्क्रैमजेट इंजन इज एबल टू मैनेज एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स एट हाइपरसोनिक स्पीड। तो डीआरडीओ ने इसका टेस्ट किया, इस स्पेशल स्क्रैमजेट इंजन का टेस्ट किया। एंड डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्ट्स लॉन्ग ड्यूरेशन ग्राउंड टेस्ट। अब ये लॉन्ग ड्यूरेशन ग्राउंड टेस्ट को भी हम समझते हैं। तो अगर मैं लॉन्ग ड्यूरेशन ग्राउंड टेस्ट की बात करूं, सो दिस द जो स्क्रैमजेट टेस्ट इंजन है, द टेस्ट इंजन ऑपरेटेड फॉर ओवर 12 मिनट्स एट दी। और ये टेस्ट कहाँ पे कंडक्ट कराया गया? स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट फैसिलिटी इन हैदराबाद। तो हैदराबाद में स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट फैसिलिटी है। वहां पे डीआरडीओ ने सक्सेसफुली
एक लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब 12 मिनट तक इस इंजन को चलाया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो सुपरसोनिक स्पीड से अगर आप 12 मिनट तक इस इंजन को चलाओगे, तो एक तो सस्टेन्ड कंबशन टेस्ट हो गया कि 12 मिनट तक ये सस्टेन्ड कंबशन दे रहा था, एंड साथ में एक्टिव कूलिंग मैकेनिज्म भी टेस्ट हो गया, क्योंकि आप इमेजिन करो कि 12 मिनट तक अगर ये इंजन चल रही है तो कितनी ये एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर को ये रीच कर पा रही होगी। तो एक्टिव कूलिंग वाला जो एडवांस कूलिंग मैकेनिज्म है वो भी टेस्ट हो गया, तो द टेस्ट वाज सक्सेसफुल। इसका मतलब जो एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट इंजन इट वाज, कोई दिक्कत नहीं आई, 12 मिनट तक वो अच्छे से चली। एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, ये जो टेस्ट सक्सेसफुल हुआ, सो बेसिकली इट्स अ माइलस्टोन which is basically a crucial technological advancement in India's hypersonic missile program। तो भारत का जो इंडिया हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के तहत ये जो एक सक्सेसफुल टेस्ट रहा ऑफ एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट इंजन बाय डीआरडीओ इन स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट फैसिलिटी हैदराबाद, जहाँ पे कि ये जो एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट इंजन है ये 12 मिनट तक चली, एंड इसने प्रूव कर दिया सस्टेन्ड कंबशन एट हाइपरसोनिक स्पीड, एंड इट प्रूव्ड एक्टिवली कूल्ड like mechanism like advanced cooling mechanism under extremely high temperatures of supersonic speed, and hence ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इन इंडियाज हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम, क्योंकि अब इस एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट इंजन का यूज करके हम नेक्स्ट लेवल पे जा पाएंगे। अगली जो बहुत महत्वपूर्ण खबर है ऑफ 12 जनवरी 2026, दैट इज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह inaugurates अशोक लेलैंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, that is EV मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इन सरोजनी नगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो हमारे जो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने अशोक लीलैंड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का उद्घाटन किया इन सरोजनी नगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश। अब इस फैक्ट्री को थोड़ा हम समझते हैं। अशोक लीलैंड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, तो अगर हम इस फैक्ट्री की बात करें तो इट विल बी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक बसेस एंड कमर्शियल व्हीकल्स। अगर मैं इनिशियल प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करूं, दैट इज 2500 यूनिट्स पर ईयर, एंड ये जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इट इज एक्सपेंडेबल टू 5000 यूनिट्स पर ईयर इन सब्सिक्वेंट फेसेस। तो बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अशोक लीलैंड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का उद्घाटन किया इन सरोजनी नगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश। हमने देखा कि जो फैक्ट्री है ईवी फैक्ट्री, ईवी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, इट विल बी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक बसेस एंड कमर्शियल व्हीकल्स। अगर मैं इलेक्ट्रिक बस की बात करूं, सो इफ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक बसेस, इट विल बी प्रोड्यूसिंग 17 to 18 seater electric buses which will be which can be used for intercity transport and school transport। ये जो फैक्ट्री है इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, इसका जो इनिशियल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 2500 यूनिट्स पर ईयर, विच कैन बी एक्सपेंडेड टू 5000 यूनिट्स इन सब्सिक्वेंट फेसेस। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, ये जो पूरी फैक्ट्री है इसका जो बजट है, सो द प्रोजेक्ट हैज बीन सेट अप विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रॉक्स रुपीज 252 करोड़। तो ये लगभग 250 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये जो पूरी फैक्ट्री ईवी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। सो इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट्स फॉर 1000 पीपल, मतलब 1000 लोगों को ये डायरेक्टली रोजगार देगा, जो कि बड़ा नंबर है। एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड 2000 मोर पीपल। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है अबाउट दिस प्रोजेक्ट इज, ये जो फैक्ट्री है
द प्लांट वॉज कंप्लीटेड विद इन 18 months। मतलब मात्र 18 महीनों में, लगभग 1.5 साल में ये पूरी फैक्ट्री बन के तैयार हो गई। तो एक्चुअल प्रोजेक्शन वाज लॉन्ग, मतलब डेडलाइन से काफी पहले ही ये फैक्ट्री बन के खड़ी हो गई, जो कि एक अच्छा संकेत है। सो द प्लांट वाज कंप्लीटेड विद इन 18 months। अब हम डिस्कस करते हैं द नेक्स्ट न्यूज अपडेट फॉर 12 जनवरी 2026, दैट इज यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्चेस नेशनल आईईडी data management system to enhance counter terrorism investigations and strengthen India's internal security architecture। तो बेसिकली हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का इनाग्रेशन किया, उसको लॉन्च किया बेसिकली। एंड नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का मेन पर्पस क्या है? टू एनहांस काउंटर टेररिज्म इन्वेस्टिगेशंस एंड स्ट्रेंथन इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले तो इसको समझते हैं, नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, तब जाके ये न्यूज़ आपको समझ में आएगी। तो अगर आप नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज NIDMS। एंड व्हाट इट इज? इट इज बेसिकली a secure digital nationwide platform for collection, collation, analysis, and dissemination of data related to improvised explosive devices, IEDs। तो बेसिकली नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, जैसा नाम बता रहा है, ये बेसिकली करता, ये सिस्टम क्या है? ये एक तरीके का डेटाबेस है जो कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस की डेटा को कंटेन करता है। सो इट्स अ सिक्योर डिजिटल नेशन वाइड प्लेटफॉर्म। नेशन वाइड प्लेटफॉर्म मतलब पूरे भारत में ये एक्सेसिबल है। जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है, दे कैन लाइक अपडेट द डेटा इन इट। एंड द पर्पस ऑफ दिस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम इज टू कलेक्ट, कोलेट, एनालाइज एंड डिसमिनेट डेटा रिलेटेड टू इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस। तो ये जो भी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस होते हैं, जिससे आपके बम वगैरह बनते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ ये भी काफी इवॉल्व हो रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी भी काफी इवॉल्व हो रही है, तो उससे रिलेटेड सारी जानकारी इस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में मौजूद रहेगी। इससे क्या लाभ मिलेगा? इससे लाभ ये मिलेगा कि इट विल बी अ सेंट्रल रिपोजिटरी, वन प्लेस जहाँ पे पूरा डेटा होगा। तो जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है, वो बहुत इजीली इस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशंस। अब इसको बनाया किसने, इस ये डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को, वो देख लेते हैं। सो इट इज डेवलप्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, दैट इज द NSG, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब अगर हम इसके पर्पस की बात करें, तो जैसा हमने देखा, इट विल एनहेंस काउंटर टेररिज्म इन्वेस्टिगेशंस एंड स्ट्रेंथन इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले अगर हम एनहेंस काउंटर टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन की बात करें, ये कैसे एनहेंस करेगा, तो उस संदर्भ में इट विल सपोर्ट पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशंस, इट विल सपोर्ट पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशंस, इट विल सपोर्ट forensic analysis, it will also support identification of patterns, identification of patterns in IED usage। एंड ये स्ट्रेंथन कैसे करेगा इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को? इट विल एनेबल सिस्टमैटिक डेटा शेयरिंग, क्योंकि भाई सारा डेटा एक ही जगह होगा, तो सिस्टमैटिक डेटा शेयरिंग इट विल एनेबल। एंड इट विल ऑल्सो एनेबल रियल टाइम एक्सेस टू IED related data, improvised explosive related data, which is understood।
तो ये भी एक काफी अच्छी न्यूज है। लाइक 12 जनवरी 2026 को एक तरफ हमने देखा कि राजनाथ सिंह जी ने अशोक लीलैंड की ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का फैक्ट्री का उद्घाटन किया। एंड एक तरफ अमित शाह जी जो यूनियन होम मिनिस्टर है, उन्होंने नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का इसको लॉन्च किया। अब हम रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन इनॉग्रेट्स थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन लैंग्वेजेस। बेसिकली जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन लैंग्वेजेस का इनॉग्रेशन किया। अब ये जो इवेंट है, अगर हम इसकी बात करें, तो दिस इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय वैश्विक हिंदी परिवार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स एंड द डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय भाषा, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये जो इवेंट है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया वैश्विक हिंदी परिवार ने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद ने, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय भाषा, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इस इवेंट को, जो कि थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन लैंग्वेजेस, ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था भारतीय भाषाओं पे। तो भारत, लाइक, देर आर 22 लैंग्वेजेस विच इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इस इवेंट को इनॉग्रेट किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी ने। ये जो इवेंट है, इसमें ये कहा गया, या इस चीज को एम्फसाइज किया कि इंडिया लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हैज नॉट डिवाइडेड द नेशन बट इट स्ट्रेंथेंड इट्स शेयर्ड सिविलाइजेशनल इथोस एंड कॉमन धर्मा। तो यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं, जो भारत की जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, क्योंकि हर एक स्टेट में आपको एक अलग भाषा देखने को मिलेगी, उसी को हम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कह रहे हैं। तो द इंडियाज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इट हैज नॉट बीन डिवाइडेड द नेशन। उसने भारत को डिवाइड नहीं किया, बल्कि इट स्ट्रेंथेंड इट्स शेयर्ड सिविलाइजेशनल इथोस एंड कॉमन धर्मा। सो लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज, अगर हम लैंग्वेजेस के सिग्निफिकेंस की बात करें, सो लैंग्वेजेस आर डिस्क्राइब्ड एज द conscience of civilization, preserving philosophy, preserving science, preserving literature and preserving ethical traditions। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। देखो, अगर हम भाषा की बात करें, तो भाषा इज द कॉन्साइंस ऑफ सिविलाइजेशन, क्योंकि किसी भी सिविलाइजेशन में भाषा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि भाषा क्या करता है, इट प्रिजर्व्स द फिलोसफी, जो थिंकिंग है, क्योंकि भाई वो भाषा का रूप ही तो लेता है। इट प्रिजर्व्स द साइंस, क्योंकि हर एक सिविलाइजेशन में साइंटिफिक एडवांसमेंट्स होते हैं, तो जो कम्युनिकेशन होता है वो भाषा के थ्रू होता है। तो फिलोसॉफिकल थॉट्स, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स, लिटरेचर, एथिकल ट्रेडिशंस, all of those things are communicated via the language. So the conscience of civilization is described via the language. Languages describes the consciences of civilization. And अगर हम भारत की बात करें, तो हर एक स्टेट का अपना एक अलग ट्रेडिशन है, अपना एक अलग कल्चर है, एक उसकी अलग एक फिलोसफिकल थिंकिंग आप कह सकते हैं। तो लैंग्वेजेस डिस्क्राइब्स दैट। तो इंडिया की जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, इट हैज नॉट डिवाइडेड द नेशन बट इट स्ट्रेंथेंड इट्स शेयर्ड सिविलाइजेशनल एथोस। ये इंपॉर्टेंट बात है, शेयर्ड सिविलाइजेशनल एथोस। क्योंकि भारत इतना डाइवर्स है कि अलग अलग सिविलाइजेशंस हमको देखने को मिलता है विद इन अ सिंगल कंट्री। तो हम उसको कहते हैं शेयर्ड सिविलाइजेशनल एथोस एंड कॉमन धर्मा, जहाँ पे कि हम इंडिपेंडेंट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, लाइक जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यू कैन कॉल इट द कॉमन धर्मा। जो लीगल फ्रेमवर्क है, यू कैन कॉल इट द कॉमन धर्मा। तो साथियों, हमने आज की डेली न्यूज एनालिसिस कंप्लीट कर ली,
ऑफ 12 जनवरी 2026। आई होप आपको काफ़ी अच्छे इंसाइट्स मिले होंगे। सो डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्केल अप गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप फॉर more such interesting videos. Thanks for watching. Thanks for your time.